हेलो एवरीवन, आज है 12 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 जो अहमदाबाद में आयोजित की गई, भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल 29 बहादुर जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल बना। अभी हाल ही में जो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव है, इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में भारत में सबसे कम प्रजनन दर बताई गई है, अंडमान निकोबार में 0.9। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गंगा परियोजना का शुभारंभ किया, जिसकी फुल फॉर्म बनती है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कितने दिनों का कार्यकाल पूरा करके देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आज ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूं, तब तक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4400 दिन इतने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन 10 जून को 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा करके इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था। असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्नेहम जोरी की शुरुआत की गई। जेवेलियन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई बने हैं श्रीलंका के रुमेश थरंगा। आदिवासी सेनानी और भगवान बिरसा मुंडा की जो पुण्यतिथि है 9 जून को मनाई गई 125वीं फ्रेंच ओपन में वुमेन्स डबल का खिताब जीता है कैटरीना और टेलर ने। यही यदि मेंस डबल की बात की जाए तो ये मार्सेल और होरासियो ने जीता है। इसमें मिक्स डबल की कैटेगरी में विजेता रही हैं सारा इर्रानी और एंड्रिया वावस्सुरी। आप लोगों ने अभी तक मई महीने की ई बुक यदि नहीं ली है तो एप्लीकेशन में जाइए कल्याणी मैम ऑफिशियल के, वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 25 रुपए में, जहां पर आप लोगों को 230 प्लस एमसीक्यू मई महीने का ये कंप्लीट मिल जाता है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जो नोट्स नहीं बना पाते, इनके लिए खास तौर पर ध्यान में रखते हुए ये ई बुक को प्रिपेयर किया गया है। हमारा पहला सवाल है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ करके ये कितने होने का अनुमान है? तो आंसर इसका हो जाएगा 190, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सिप्री, ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म बनती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा संस्थान है जो ये देखता है कि किस देश के पास परमाणु हथियारों का कितना भंडार है, या कौन सा देश है जो कि दुनिया में सबसे अधिक अपने सैनिकों पर खर्च कर रहा है, और क्या यह शांति के लिए मायने रखता है या नहीं। और इस सिप्री का हेडक्वार्टर जो है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में है। इसके अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है, बढ़ करके 190 हो गई है। तो सिप्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का ये डेटा जारी करता है और इसके आंकड़े दुनिया भर में विश्वसनीय माने जाते हैं। स्टॉकहोम में हेडक्वार्टर जैसा कि हमने देख ही लिया है, अभी जून के महीने में इसने रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट का नाम है सिप्री एनुअल रिपोर्ट 2026। अगला सवाल है, सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है? तो आंसर इसका हो जाएगा रशिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब सिप्री होता क्या है, कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देख लिया। अब इस चार्ट पर यदि आप नजर डालेंगे ना, तो कुल 9 ऐसे देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। सबसे अधिक इसमें नंबर्स पर आप ध्यान दें तो ये है रशिया के पास 5420 परमाणु हथियार है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है 5042। तो 5000 की लाइन से सीधे आप देखेंगे 600 वाली लाइन, मतलब कि चाइना 620 हथियारों के साथ इसमें तीसरे स्थान पर है। फ्रांस 370 परमाणु हथियारों के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आ जाता है। 5वें स्थान पर यूके है 225 परमाणु हथियार। पूछा जाए भारत इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है, तो 6th प्लेस पर है। भारत के पास कुल परमाणु हथियार है 190। लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी तो 180 थे, अभी 10 और बढ़ गए हैं तो 190। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान इसमें 7वें स्थान पर था। लास्ट ईयर भी 170 परमाणु हथियार थे और इस बार भी कोई बढ़ोतरी वैसे नहीं है। इसके बाद फिर इजराइल है और इसके बाद नॉर्थ कोरिया है। तो ये 9 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास परमाणु हथियार सबसे अधिक है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इन 9 देशों में, मतलब कि दुनिया भर में 12,187 परमाणु हथियार है। सबसे अधिक रशिया के पास है 5,4
620। फिर है अमेरिका के पास 5042। तीसरे नंबर पर चाइना है 620 परमाणु हथियारों के साथ। तो टॉप 3 में रशिया, अमेरिका और चाइना। और भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो इसमें छठवीं है, कितने, तो 190। सवाल तीसरा है, फिर से ये क्वेश्चन सिपरी से ही रिलेटेड है कि सिपरी की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में, यानी कि बीता हुआ जो साल था, इसमें भारत वैश्विक सैन्य व्यय यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में किस स्थान पर रहा। मतलब ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा देश है जो अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। तो इस लिस्ट में भारत 5वें स्थान पर रहा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो वर्ष 2025 में भारत का रक्षा खर्च जो है ये 92.1 अरब डॉलर, यदि हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 8.78 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया। 2024 की तुलना में ये 8.9% अधिक रहा है। तो रक्षा खर्च के मामले में भारत से आगे केवल यदि देखा जाए तो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और जर्मनी है, 4 कंट्री हैं। और ये लगातार 11वां वर्ष है जब सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आ जाता है। अमेरिका अपनी सैनिकों पर जो पैसा खर्च किया है ये 954 बिलियन डॉलर है। चाइना है 336 बिलियन डॉलर, रशिया 190 बिलियन डॉलर, जर्मनी 114 बिलियन डॉलर और भारत ने अपने सैनिकों पर 92.1 बिलियन डॉलर का खर्च किया है और 5वें स्थान पर है इस लिस्ट में। चौथा सवाल है, किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें से एक भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा यानी कि 7.8 दर्ज की गई। तो अभी एशियाई कंट्री फिलीपींस चर्चे में थी, जहां पर अभी जून के महीने में तेज भूकंप आया और जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और इससे प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर, व्यावसायिक भवन थे जो कि नष्ट हो गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र था ये मिंडाओ द्वीप के पास समुद्र में था। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये एशिया के मैप में कुछ यहाँ पर है। फिलीपींस, जिसकी कैपिटल हो जाएगी मनीला। मनीला से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है, जिसका 69 मेंबर कंट्री इजराइल बनने जा रहा है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान है इसका मुख्यालय मनीला में है। जैसे भारत में हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान देखते हैं, ये कटक ओडिशा में है। सेम वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये संस्थान फिलीपींस में है। इसकी करेंसी है पेसो, राष्ट्रपति है बोंग मार्कोस। अभी कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर में बताया कि इसका जो सेबू शहर है यहाँ पर 48 नंबर का आसियान समिट आयोजित किया गया, जिसकी थीम रही है नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या भारत इसका मेंबर है? नहीं, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। कुल मिलाकर के इसमें 10 मेंबर कंट्री है और ऑफिशियली तौर पर यदि आप देखें तो इसमें शामिल 11वीं मेंबर कंट्री ये बनी है ईस्ट तिमोर। और एक और फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं, ये पहली ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के डील करी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निर्माणाधीन यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन इसे आप कह सकते हैं जो जिला सुरंग जो चर्चे में था, ये किन 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बीच है जिसका ब्रेक थ्रू मतलब आर पार खुदाई का काम है जो कि जून 2026 में पूरा हो गया है। तो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में, जो कि अभी रिसेंटली चर्चे में आया है। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अभी जून के महीने में 9 जून 2026 को इस टनल का जो ब्रेक थ्रू का काम है ये समय से 6 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसका लंबाई की यदि हम बात करें तो ये 13.153 किलोमीटर लंबी है। हॉर्स शू यानी कि जो घोड़े की नाल होती है ना, इसी के आकार की सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सुरंग है। इसका क्या मतलब हुआ? द्विदिशात्मक टनल इसे आप कह सकते हैं। रिकॉर्ड तो ये जो इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बाईपास सुरंग है, जबकि लंबाई के मामले में यदि देखा जाए तो 13.15 किलोमीटर लंबी ये जो सुरंग है पूरे एशिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल सुरंग हो जाएगी। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है 11,578 फीट और ये जैसा कि मैंने बताया ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच है। ये श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे NH1 पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले को लद्दाख का जो त्रास जिला है इससे कनेक्ट करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा के सत्यनारायण राजू। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
ये है कौन? तो ये इंडियन बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। इंडियन बैंक जिसका फॉर्मेशन ईयर है 15 अगस्त 1907, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का यदि हम डिस्कशन करें तो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मेजर अभिलाषा बराक ने। भारतीय मूल के 2 व्यक्ति हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। एक तो है अब्दुल करीम, दूसरे हैं कीर्तन घेड़ा। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड ये अमेरिका में प्रदान किया गया डॉक्टर शेखर सुमन को। इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है यांग शुआंग जी ने। इनके जो नोवेल है ताइवान ट्रेवलॉग के लिए। यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड सुडान पत्रकार सिंडिकेट को। सुपर्णा शर्मा के साथ साथ जो आनंद आरके है इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया 2026 का। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर चंद्रबाबू नायडू। अतनुनाथ को ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स। सुरजोत्सना अवार्ड मिला है सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किए गए जोगन पिल्ले संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड जीता है अलीम यूसुफ ने। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड इस साल का मिला है श्रीनिवास राव को। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो इस साल दिया गया, इसका 5वां एडिशन था, कैलाश सत्यार्थी को। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से सम्मानित किया नीता अंबानी को। चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर रहे आदित्य धर जो कि धुरंधर मूवी के डायरेक्टर थे। NBCC में भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। NBCC यानी कि नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। एबल प्राइज मिला है जर्मनी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गेल फार्टिंग्स को। ग्रैंड प्राइज मिला जुपल्ली कृष्णा राव को। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी। सरस्वती सम्मान रामकुमार मुखोपाध्याय और संगीता कलानिधि सम्मान मिला जयंती कुमारेश को। 7वां सवाल है GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप जो है ये दुबई और सिंगापुर को एक्सपोर्ट की गई है। पूछा ये जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। आंसर इसका असम है। प्रोडक्ट है कौन सा? तो ये है तेजपुर लीची। इसे GI टैग मिल चुका है ऑलरेडी। तो ये जो खेप है इसका जो एक्सपोर्ट है असम के सोनितपुर जिले से किया गया है। असम की इस प्रसिद्ध तेजपुर लीची के बारे में कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि जिन कंट्रीज को किया गया ये तो दुबई और सिंगापुर है। हालांकि दुबई एक शहर है, सिंगापुर को ये एक्सपोर्ट किया गया 1000 किलोग्राम यानी कि 1 मीट्रिक टन। इसकी पहली खेप अभी जून 2026 में ही दुबई और सिंगापुर को भेजी गई है। खास बात यह है कि ये जो लीची है अपने बेहद ही मीठे स्वाद, गहरे लाल रंग और इसकी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। अच्छा, असम का एक चोकुआ चावल भी आप रिलेट कर सकते हैं जिसे GI टैग मिला था। असम के बारे में यदि हम फैक्ट्स देखें, राजधानी दिशपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार बने हैं। अभी हमने एक और GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट देखा था जोहा चावल। इसका पहली बार एक्सपोर्ट यूके और इटली को किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला ये देश का तीसरा राज्य बना। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC। पहला राज्य था उत्तराखंड, दूसरा था गुजरात, तीसरा बना है असम। भूमिहीन परिवारों के लिए इसने मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत करी। असम के ही जो मयंक चक्रवर्ती हैं भारत के 94 नंबर की ग्रैंड मास्टर बने हैं। फरवरी 2026 में इस साल यानी कि पहला जो वैज्ञानिक सर्वे हुआ इसके अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व में 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई है। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला ये पहला राज्य है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड यही मिला। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर यहाँ पाबंदी लगाई गई। नॉर्थ ईस्ट की पहली जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है इसका उद्घाटन असम में किया गया। यहाँ पर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। निजुत मोइना 2.0 और भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल हब की आधारशिला रखी। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 8वां सवाल है किस देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ये ईरान के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान ने ऑपरेशन चलाया रिसेंटली इजराइल के खिलाफ। नाम है इसका ऑपरेशन नाजर। हालांकि लास्ट ईयर भी इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर कुछ ऑपरेशन चलाए थे, लेकिन हम 2026 वाले बस डिस्कस करेंगे। शुरुआत की बात की जाए तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनर
गार्ड कॉर्प्स ने इस सैन्य अभियान की शुरुआत करी और इसका टारगेट क्या है? तो इस अभियान के तहत ईरान ने इजराइल के जो दो प्रमुख रणनीतिक सैन्य हवाई अड्डे हैं, नेवातिम और तेल नोव, इसे बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। रिसेंट के कुछ ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। हमने कुछ दिन पहले ऑपरेशन डेल्टा हंट पढ़ा था, जो गुजरात गवर्नमेंट ने चलाया है राज्य में इलीगल रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन जो है ISIS, इसके खिलाफ ऑपरेशन हाकआइज शुरू किया था। तेलंगाना पुलिस ने साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया था। मिजोरम सरकार ने ड्रग तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जेरिको चलाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने रिसेंटली ऑपरेशन रेड पिल की शुरुआत करी थी और इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग्स तस्करों के एक बहुत ही बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से अभी फरवरी के महीने में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, इसका नाम गजब लेल हक है। भारतीय सेना ने सिक्किम में जो बर्फबारी हो रही थी, इसके कारण फंसे जो टूरिस्ट हैं, इन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया। ऑपरेशन शस्त्र ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन स्वदेश और सिंधु दोनों ही भारत ने चलाए हैं ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, जिसमें कि लास्ट ईयर चलाया गया था सिंधु, इस साल चलाया गया स्वदेश। ईरान की कैपिटल हो जाएगी तेहरान, करेंसी हो जाएगी यहाँ की रियल, राष्ट्रपति हो जाएंगे मसूद पेजिशकियान। यहाँ पर एक चाबहार पोर्ट आप याद रखेंगे, चाबहार पोर्ट ये चर्चे में भी था, जो कि आपके ईरान का ही पोर्ट हो जाता है। इसके बगल में आप पाकिस्तान देख रहे हैं, थोड़ा ही दूर यहाँ से आपका ग्वादर पोर्ट है, यहाँ चाबहार पोर्ट है। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपका हॉर्मुज जल संधि है। पूछा जाए हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो यहाँ पर ओमान का थोड़ा सा हिस्सा है और यहाँ ईरान, तो ईरान और ओमान के बीच में आपका हॉर्मुज स्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक रही, इसका विषय क्या रहा था? तो इसकी थीम रही है इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत, ऑप्शन बी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीति आयोग की जो 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, इसकी मेजबानी ये दिल्ली में की जाएगी और इसी का विषय पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया। देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष रिसेंटली अभी हाल ही में बनाए गए हैं अशोक लाहिड़ी, जबकि CEO इसके निधि छिब्बर हैं। इसके अलावा इसके गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्यों में ना विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ये शामिल होते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम है जो कि हटा दिया है? ये फैसला रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में सरकारी नौकरियों और सेवाओं से जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, इस नियम को हटाने का बड़ा फैसला किया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सिविल सेवा नियमों के उस प्रस्तावित मसौदे को निरस्त कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले जो उम्मीदवार हैं, इन्हें सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है या अयोग्य ठहराने का प्रावधान था। ऐसे कपल्स जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा प्रावधान मध्य प्रदेश ने किया था, लेकिन अब उस फैसले को रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल बंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 है। नेशनल पार्क में कान्हा, पेश, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, फॉसिल, बांधवगढ़, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप रिलेट करेंगे देश का जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कहीं शायद मैंने मेंशन भी किया होगा, ये देखिए यहाँ पर सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी है। ग्वालियर है यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में देश की पहली GCC पॉलिसी यहाँ पर लाई थी। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसका नाम बदल करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। रिसेंटली यहाँ पर राहवीर योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में ये भारत का जो पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज है, ये बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, धार जिले के बारे में पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ से मैप के थ्रू यदि आप देखेंगे ना तो MP के मैप में यहाँ पर कहीं धार दिखाई दे रहा होगा और यहीं से आपकी
माहे रिवर गुजरती है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर ये माहे रिवर ही हो जाएगी। ये दिसंबर में नक्सलवाद मुक्त घोषित हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षा सड़क की शुरुआत करी है। देश का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश ने पेश किया। फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो दुनिया का सबसे बड़ा है, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर शुरू हुआ। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्यापकता MP में ही दर्ज की गई। मैंने कल आपसे पूछा था खलीलुर रहमान के बारे में, ये किस कंट्री से संबंधित है? बांग्लादेश से, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि ये जो सेपा है, भारत और किस देश के बीच लागू हुआ? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।